Nazism became popular in Germany. In 1930 में नाजी पार्टी की, दैट इज नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसकी 37% वोट आई थी और हाईएस्ट सीटें आई थी, जबकि इसके पहले के इलेक्शन में वो सिर्फ 3% पर था। तो ये अचानक कैसे पॉपुलर हो गई? 2.6% था। नाउ पहला इसका आंसर है कि द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये कब हुआ? अकर्ड इन यूएसए, ठीक है, इन 1929 से 32 के बीच में अमेरिका में इतनी बुरी हालत हो गई थी कि लोग कह रहे थे, तख्ती लगा के घूम रहे थे कि एक टाइम का मुझे खाना दो, 3 दिन हमसे काम दो, भरपेट खा, कुछ भी काम करने को तैयार, इतनी बुरी हालत। So the great economic depression occurred in USA in, ऐसा वर्ल्ड वार के बाद लोग पास काम खत्म हो गया था, तो ऐसा हुआ था। दस कौन सा सेंसेक्स? वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स केम डाउन, फॉल डाउन। शेयर मार्केट था, सारा बाजार लुढ़क गया, तो सबने पैसा बाजार से अगर निकाल लिया, उसी पैसे से सरकार काम चलाती है, बाजार में पैसा ही नहीं रहा तो सरकार चल पाएगी। So that is the Wall Street Exchange. यूएसए की बात बता रहा हूँ। यूएसए में कुछ भी होगा तो पूरी दुनिया में ऐसा करेगा, क्योंकि डॉलर सब जगह चलता है। तुम्हें किसी देश से लेना है सामान, तुम डॉलर में लोगे, तुम्हारे पास डॉलर है, तुम्हें आज भी तेल लेना है सऊदी अरेबिया से, तो तुम किस में लेते हो? डॉलर में। अगर डॉलर की वैल्यू गिर गई, रखा है तुम्हारा डॉलर, कोई तेल देगा तुमको? लोग कहेंगे अरे ये जो तुम दे रहे हो डॉलर, ये तो इतने डॉलर में तो एक कप चाय मिलती है, तुम हमसे तेल लेने आए, तुम रखे हो भर भर के डॉलर, वो डॉलर किस काम का अगर उसकी वैल्यू ही गिर गई? होगा कोई काम? बताओ। तुम्हारी करेंसी बेकार हो गई, सारी पूरी दुनिया की करेंसी बेकार हो जाएगी। यूएस का मार्केट दुनिया की धड़कन है, अगर वो ऊपर नीचे होता है तो लोगों का दिल ऊपर नीचे होता है। बात समझ आ गई? तो बताइए, द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज या सेंसेक्स, वहां क्या हुआ? सेंसेक्स फेल डाउन। उससे क्या हुआ? इट बैडली अफेक्टेड ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी। जर्मनी में भी इफेक्ट हुआ, डॉलर गिर गया ना, सो इट बैडली अफेक्टेड जर्मन इकोनॉमी। इससे जर्मन इकोनॉमी को डाउन हुआ। ये सब तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है कि वॉल स्ट्रीट में क्या क्या हुआ। फिर क्या हुआ बताइए? वहां पर बैंक्स कोलैप्स हो गए एंड बिजनेस शट डाउन। बिजनेस भी डाउन हो गए, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब। ये सारी चीज हो गई एंड मिडिल क्लास वर अंडर डीप डिप्रेशन। ये सारा काम हो गया। सर इसमें एक और पॉइंट आएगा ना। हाँ, वेमर रिपब्लिक ने वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की थी। क्या चीज? वेमर रिपब्लिक ने वो ट्रीटी साइन की थी जिसके कारण वो तो ट्रीटी ऑफ 18 में की थी। ये पूछा जा रहा है कि कैसे ये पॉपुलर हुआ। अच्छा, पॉपुलर होने के लिए इसे 32 में जीतना पड़ेगा। 32 में वहाँ चुनाव होगा, दिसंबर में जीत जाए तो ये सारे रीजन जो इमीडिएट रीजन है वही इम्पैक्ट करते हैं। चुनाव के पहले जो होता है वही है, ये नहीं कि 10 साल पहले लोग भूल जाते हैं। 18 में क्या हुआ था वो भूल गए लोग। अभी की हालत खराब है, लोग रस्सी पे सो रहे हैं। उसको ध्यान रखेंगे कि 18 साल पहले गए, 12 साल पहले वो नहीं याद सकते। आज की क्या दशा है? मिडिल क्लास वाज डिस्पेयर्ड, वो निराशा से भरा हुआ था। तो पहली सिचुएशन तुम्हें समझ में आ गई कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन पहला रीजन, इसलिए नाजी फेमस हुए।
अच्छा, अगली क्या सिचुएशन आई, दैट इज दिस क्राइसिस प्रिपेयर्ड बैकग्राउंड। अब ये जो क्राइसिस आई, दिस इकोनॉमिक क्राइसिस, दैट इज प्रिपेयर्ड बैकग्राउंड फॉर popularity of Nazism in Germany. Nazism in Germany. That is, Nazism became मास मूवमेंट। आपकी बुक में दिखाया गया कैसे बर्लिन की सड़कों के सामने प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरे पेज पे ही चित्र है, मास मूवमेंट इन जर्मनी। नाउ नेक्स्ट इज, पीपल थॉट दैट नाजी पार्टी इज द ओनली होप फॉर देयर कंट्री, only it can bring happiness, prosperity and the goodwill of Germany back again। फिर से अगर कोई देश की खोई हुई सम्मान और ये चीजें ला सकता है तो कौन ला सकता है? नाजी पार्टी। ऐसा लोग सोचने लगे। अब क्या हुआ, नाजी प्रोपेगेंडा, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया फॉर बेटर फ्यूचर, कि हम ही तुमको बेटर फ्यूचर दे सकते हैं, ठीक है। उसने स्टीरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे पानी में कोई चीज घोलो तो स्टीरिंग कहते हैं। इट स्टीर्ड होप इन पीपल, और इसके अलावा दैट इज हिटलर वाज good orator, he projected himself as a मसीहा और savior, कि मैं ही तुमको बचाने आया हूं, मैं ही तुम्हारा मसीहा हूं। उसने अपने आप को कैसे लोगों को दिखाया, मैं ही बचाऊंगा तो बचाऊंगा। he was good, तो by speech he projected himself as मसीहा और सेवियर, सेवियर जो किसी की रक्षा करता हो, तो उसने अपने आप को सेवियर दिखाया। नाउ इन 1928 में निकेत, बोलो नाजी पार्टी को कितने वोट मिले और 32 में कितने वोट मिले? In 1928, Nazi Party got 2.7% vote. 2.7 लिखा है उसमें, 6 नहीं लिखा, 7 है। 2.6% वोट, which rose, जो कितना बढ़ गया, up to 37% in 1932 voting, and Nazi party emerged as largest party in Germany, and Nazi party emerged as largest party। तो इस तरीके से वो सबसे आगे हो गई। नाउ हिटलर promised to build a strong nation, and undo the injustice of treaties of Versailles। उसने ये भी कहा था कि नलीफाई कर देगा, and undo का मतलब है जो हुआ है उसे पलट देगा। the injustice of treaty of
Mercedes. He promised to restore dignity of German people. And also jobs for youth. And promised employment And also promised employment for for you. those who are looking for work. ठीक है, for youth. इस तरीके से उसने बहुत सारे प्रॉमिस। एक और भी बड़ी चीज थी, that is Nazi believed in show off. वो दिखावे में ज्यादा विश्वास करते थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाली। So Nazi believed in show off. So they held massive rallies. And public meeting. So, तुमने जो लिखा है कि understood the significance of system and practice in mass mobilization. कैसे? Mass mobilization में वो लोग विश्वास रखते थे ना। हाँ, इसका उसने रैली की। अब मास मोबिलाइजेशन का क्या मतलब है कि ज्यादा लोग यहाँ से वहाँ आएंगे जाएंगे सड़कों पर, तो उससे क्या होगा, लोगों में हो पाएगी कि इतनी बड़ी पार्टी कुछ नया होने जा रहा है, हम भी इसमें सहयोग में, कुछ भी नया हो रहा है, बड़ी बड़ी रैली निकल रही है जहाँ देश डिस्पेयर्ड है, तो आप में हो पा जाएगी। तो उसको उसने शो ऑफ की तरह इस्तेमाल किया। एंड इस वजह से क्या हुआ, दीज वर द रीजन दैट कि जो नाजिज्म बिकेम पॉपुलर विद इन फ्यू ईयर्स। ये सारे रीजंस थे कि उस समय इकोनॉमिक स्लो डाउन था। What was the peculiar feature of Nazi thinking? क्या ये और पार्टी की ही तरह थी या इसमें कुछ अलग बात? What was the peculiar feature of Nazi thinking? एम्प्लॉयमेंट की तो सभी बात करते हैं, तो क्या इसमें कोई अलग बात थी? ना, इसका पेक्यूलियर फीचर था कि देयर इज नो इक्वलिटी अमंग पीपल। दूसरी पार्टी क्या कहते हैं कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी जातियां इक्वल है, सभी धर्म इक्वल है। अच्छा, कोई भी पार्टी होगी यही बोल के आती है, भले ही उसकी छिपी लुकी छिपी जो भी आइडियोलॉजी बोलते हैं सभी यही है। नाजी तो खुलेआम बोलता था कि कोई इक्वल नहीं। So that is, there was no equality. Among people, लोगों में कोई इक्वलिटी नहीं है, but there is a racial hierarchy. There is racial hierarchy का मतलब क्या है कि जो हम अपने पेरेंट्स से पाते हैं उसको हियरार्कियल कहते हैं, उत्तराधिकार। तो रेस के बेसिस पर इसका मतलब ये सब अलग अलग रेस हैं, जैसे रेड इंडियंस, जिप्सीज, इसके अलावा जर्मन्स, ज्यूज, पॉलिश, ये सब रेस हैं। तो उसने उनको अलग अलग सीढ़ियों पे रखा था, कौन और इंफीरियर कौन और, इस तरीके से एक चित्र भी बनाकर प्रोपेगेंडा लोगों में फैला। ये उनसे उसने बताया कि नाजिज्म में कि रेशियल हायरार्की है, सम आर सुपीरियर एंड सम आर इंफीरियर ऑन द बेसिस ऑफ जीन। और इसने इसके लिए किस साइंटिस्ट का सहारा लिया था? रॉबर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन, दैट इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन ने उसी समय नई नई चीज निकाली थी, उसने साइंटिफिक बेस ले लिया लोगों को बताने के लिए। And Herbert Spencer. और कौन थे? Herbert Spencer. दिखाओ जरा क्या नाम लिखा है।
स्पेंसर ना, हर्बर्ट स्पेंसर, सही है, दो लोगों का नाम है हर्बर्ट। चलो नाउ, तो उनके व्यू में, इन इट्स व्यू, जो ब्लॉन्ड, ब्लू आइड नॉर्डिक, ब्लॉन्ड का क्या मतलब होता है? सुनहरे बालों वाले। जर्मन के लोग कैसे होते हैं? गोल्डन हेयर होते हैं उनके। ब्लॉन्ड, ब्लू आइड नॉर्डिक आर्यंस, ठीक है, नॉर्डिक जर्मन भी कह सकते हो। ये नॉर्डिक आर्यंस आर सुपीरियर, ठीक है, आर एट टॉप ऑफ हियरार्की, while Jews are at lowest run, और बीच में और हैं, while Jews are at lowest run, और इन बिटवीन कौन कौन आते हैं? That is the Polish, Gypsies and Red Indians are at middle of rungs. थोड़े बहुत निग्रो भी थे, बट निग्रो उतने जर्मनी में नहीं थे, तो इनका ज्यादा नाम नहीं आया। इस तरीके से तो पहली ये थी कि इनमें इसने अपनी रेशियल सुपीरियरिटी बनाई। दूसरी बात देखो, ये पिक्यूलियर थिंकिंग थी। और दूसरा उसने शर्त क्या रखी थी कि द आर्यंस आर हैविंग द फाइनेस्ट, आर्यंस आर फाइनेस्ट। सेकंड पॉइंट, दैट इज द आर्यंस आर फाइनेस्ट, so they should isolate them from others and maintain their purity, किसी और के साथ तो शादी ना करें। So they should retain their purity, उन्हें अपनी प्योरिटी रिटेन करनी पड़ेगी। And become stronger to dominate the world. तो आर्यन अगर श्रेष्ठ है तो इतना ही में वो नहीं रुका कि हम श्रेष्ठ हैं। उसने कहा अब तो तुम्हें प्योरिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी और डोमिनेट करो। डोमिनेट कैसे करो? डोमिनेट के लिए उसने एक पूरा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स अपनाए अंडर वेल प्लान्ड मैनर। पहले उसने सारे ज्यूस को निकाल दिया स्कूल से और ऑफिशियल जो भी डिपार्टमेंट्स थे, और फिर उसके बाद उनका मिलिटराइजेशन कर दिया। तीसरी चीज, नाजी ग्लोरीफाइड वार। उसने लोगों को वार लड़ना सिखाया कि उसकी शक्ति ज्यादा होगा। ग्लोरीफाइड वार and their only aim was to unite all Aryan race under one state. Their only aim, क्या तुमको मालूम है कि वार होने पर फिर दूसरी जो छोटी बातें लोग वो नहीं सोचते, वार ही सामने होता है। अगर वार छिड़ जाता है हमारा पाकिस्तान से, तो क्या छोटे मोटे जो इश्यूज होते हैं वो तो दब जाते हैं, पता ही नहीं चलते कहाँ चले गए। तो उसका एम क्या था कि सारे आर्यंस यूनाइटेड हो जाए, इसलिए वो हमेशा वार लड़ता रहता था। देयर ओनली एम वाज टू यूनाइट आर्यन एंड अंडर वन स्टेट जर्मनी। और वो किस में रहेंगे? सारे आर्यन सब जर्मनी में रहे अंडर वन स्टेट। उस कंट्री को स्टेट भी कहते हैं, दैट इज जर्मनी। तो और जर्मनी एक्सपेंड होता चला जाए। हिटलर बिलीव दैट न्यू टेरिटरी, उसने क्या सोचा? हिटलर बिलीव इफ ही
wins new territory, then it can solve the purpose. क्या पर्पस सॉल्व कर सकती है? Living space. So it can give living space to German people. To German people. तो पहले उसने कहा कि हम बेहतर हैं, दूसरे में कहा हमें प्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए, तीसरे में उसने कहा कि हमें वार लड़ना चाहिए, और वार लड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा एरिया आ जाएगा और हम सुपीरियर हो जाएंगे. Now more materials and resources are required. More materials and resources are required for making Germany strong. ऐसा उसने वर्ल्ड वार 1 के बाद किया, जबकि वर्ल्ड वार 1 में हार गया था. Making Germany strong. Okay. Nazi society was considered itself as desirable and other races undesirable. So they should be eliminated. उनको क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा. Nazi were considered themselves. वो खुद को क्या समझते थे? Themselves desirable and other races undesirable. So how it could be attained this goal? Now, they only are worthy of prospering and multiplying. इसलिए उसने कहा जो desirable हैं बस वही जिंदा रहें और वही multiply करें. They are only worthy of living, ठीक है, and prospering and multiplying. So they are, Nazis are only worthy of living. Prospering and multiplying. This means all other races including impure Germans. Impure German का क्या मतलब है? जो ऐसे जो लूले लंगड़े नॉर्डिक आने से उन्हें भी मानना होगा. ठीक है? This means those of other races including handicapped Germans had to die. नाजी हेटेड ज्यूस. नाजी सबसे ज्यादा ज्यूस से हेट करते थे. Now, they पॉपराइज, उन्होंने उनको टेरराइज किया, डराया. पॉपराइज
पॉपराइज का मतलब है उनको गरीबी तक ले आए, गरीबी तक ले आए, ठीक है। एंड सेग्रीगेटेड देम एंड गेटोनाइज्ड। गेटोनाइजेशन की स्पेलिंग देखो, कहाँ पे लिखा है? गेटोनाइजेशन, GH, ये काम किया, उनको अलग कर दिया। कहाँ गेटोनाइज किया? इन कंसंट्रेशन कैंप, जिससे उनको एक ही जगह रख देंगे तो जब मारना होगा तो मार देंगे, ऐसा कर दिया। Now he has given them warning to leave their countries within 6 months। लेकिन वो जहां वो जाते थे भाग के, वहां पीछे पीछे हिटलर पहुंच जाता था, वो देश जीत लेता था। तो वो भाग के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उसने तो पूरा ही 4 साल में पूरा यूरोप जीत लिया था, तो उनके भागने से पहले वो वहां पहुंच जाता था। अब देखिए, he compelled Jews to leave the country। he कंपेल्ड ज्यूज, उस समय भारत में भी 5000 ज्यूज आए थे जिनको इंडिया ने शेल्टर दिया। कंपेल्ड ज्यूज टू लीव द कंट्री। खैर उस समय अंग्रेजों का शासन था। नाउ चिल्ड्रंस को क्या बताया जाता था? चिल्ड्रंस वर टॉट टू बी लॉयल। किसके लॉयल? हिटलर के। हिटलर के उस समय एंथम गाए जाते थे, देश के तो गाए जाएंगे। तो टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, टॉट टू बी लॉयल एंड, इसके अलावा एंड वर्शिप हिटलर, हिटलर की पूजा करें। और क्या सिखाया जाता था? एंड हेट ज्यूज, ज्यूज से घृणा करो, हिटलर से घृणा करो। बॉयज वर टॉट टू बी एग्रेसिव एंड मैस्कुलिन व्हाइल गर्ल्स आर टॉट टू बी गुड मदर। सो बॉयज आर टॉट टू बी एग्रेसिव and masculine and praise what? और कैसे कहा जाता था? स्टील हार्टेड। इमोशनलेस हो जाओ। एंड गर्ल्स को क्या बताया जाता था? एंड गर्ल्स आर टॉट टू बी गुड मदर्स। और पाले, रियर का मतलब क्या होता है? पालना। एंड रियर गुड जर्मन्स, प्योर ब्लडेड आर्यंस। Why Nazi propaganda was effective in creating a hatred for Jews? Question number 4। ये तो हमने देख लिया कि हिटलर का क्या पूरा प्लान था, और हिटलर की ये जो पिक्यूलियर थिंकिंग थी, ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं सोचता कि किसी को जीने का हक नहीं है, लेकिन इसकी ऐसी सोच थी कि लड़कियां सिर्फ बच्चे पालने के लिए, लड़कों को युद्ध में होना चाहिए। ऐसा किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन इसका एजेंडा था सारा ज्यूज को ऐसा इसने किया। लेकिन अगला क्वेश्चन है, कैसे ये इफेक्टिव हो गया? लोग इतना ज्यादा इस नाजी प्रोपेगेंडा के ट्रैप में कैसे आ गए? एक्सप्लेन व्हाई नाजी प्रोपेगेंडा was effective in creating a hatred against Jews
for Jews. Now, Hitler had a deep hatred for Jews. अब उसके अपने कोई रीजन रहे होंगे बचपन में, बट उसके अंदर डीप हेट्रेड था। वैसे तो क्रिश्चियन में रहता ही है, क्योंकि उनके जीसस को उन्होंने मारा था, तो उसमें इंडिविजुअली कुछ बातें थी जिसकी वजह से था। So after becoming dictator of Germany, he soon launched a mission against Jews. जब उसके हाथ पावर आ गई तो क्या करेगा? जैसे जनरल डायर ने किया था जलियांवाला बाग मैसेकर, वैसे इसने किया। तो आफ्टर बिकमिंग, जब उसने सारी पावर अपने हाथ में ले ली, ट्रांसफर ऑफ पावर, तो बिकमिंग डिक्टेटर हो गया वो, डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। He launched a mission against Jews. For expelling them from country. फिर उसने ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया कि भाई इनको हटाओ, जब कम लोग रहेंगे तो ज्यादा रिसोर्सेज आएंगे। तो जो उसके अपने जर्मन पीपल थे नॉर्डिक, वो उसके ट्रैप में फंस गए। नाउ what was the reasons of success of this propaganda? The propaganda was successful due to following reasons. पहली चीज, Christians always hate Jews. They are having hated because ये उस चीज का फायदा उसने उठाया। That it is Christian, और वो खुद भी कौन था? एक कैथोलिक, रोमन कैथोलिक था। तो Christians have traditional hatred against Jews. क्यों ऐसा था? As Jews had कुछ forefather Jews, तो Jews society had only killed their Messiah Jesus Christ. उनके मसीहा को किसने, या मसीहा कह दो। So that is as They have been stereotyped as killer of Christ. yes, Jews were responsible earlier, पहले के Jews for killing, या क्रूसीफाइंग भी लिख सकते हो, क्रूस पे चढ़ा दिया their savior जीसस क्राइस्ट। जो क्राइस्ट को मानते हैं उन्हें क्रिश्चियन कहते हैं। सर ये कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? क्या? क्रिश्चियन में ये कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स। कैथोलिक है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब है रूढ़िवादी, कि हमें कुछ बदलना नहीं है। और कैथोलिक क्या होता है कि एक होता है कैथोलिक जो पोप को बहुत सम्मान दे, और प्रोटेस्टेंट की नहीं, पोप कुछ नहीं होते हैं, ये मीडिएटर्स हैं, हम गॉड को मानते हैं, पोप को नहीं मानते। जो प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है इन लोगों का, क्योंकि उस समय प्रिंट मीडिया नहीं था, तो कुछ भी जो ये लोग बोलते थे प्रीस्ट लोग सबको मानना पड़ता था। बाइबल एक ही थी, अब वो कोई पढ़ ही नहीं पाता था। वो कहते थे हमने पढ़ ली है बाइबल, हमने सुन लिया, तो क्या लिखा किसी को पता था? प्रिंट मीडिया नहीं था उस समय, जिस समय के बाद धीरे धीरे फैल रहा था।
तो लोगों को पता नहीं चला। फिर मार्टिन लूथर ने बाद में सब थेसिस दिखाए जब प्रिंट मीडिया है कि ये सब उल्टे पुल्टे बता रहे हैं, तो प्रोटेस्टेंट बन गए। जैसे और भी धर्मों में श्वेतांबर दिगंबर हो गया इसमें, और इसी तरीके से जैन में हीनयान, महान बुद्ध में हीनयान महायान है, ऐसे शिया सुन्नी है, वैसे इनमें भी क्या था, ऑर्थोडॉक्स है, प्रोटेस्टेंट है, रोमन कैथोलिक और सीरियन ऑर्थोडॉक्स। यहाँ एक चर्च है बना हुआ कि नहीं पोलो ग्राउंड के सामने, सीरियन ऑर्थोडॉक्स। तो अलग अलग इनमें भी बहुत सारे डिफरेंट क्रीड्स बन गए, पंथ या संप्रदाय बन गए, ठीक है। तो कैथोलिक वो है, जब मैं कह रहा हूँ कि वो रोमन कैथोलिक था, इसका मतलब है वो प्रीस्ट का भी सम्मान करता था, जीसस का भी सम्मान करता था। वो जो पूरी चीज थी वो अपने को नहीं बदलना चाहता था, दुनिया बदल जाए हम तो वही रहेंगे जो पहले के। तो फिर उसने अपने को फिट करने के लिए दुनिया को ही बदल डाला। ऑर्थोडॉक्स समझ में आते हो, रूढ़िवादी कि हम दाढ़ी नहीं बनाएंगे बृहस्पतिवार को, तो उस दिन हम ये नहीं करेंगे, तो जल नहीं चढ़ाएंगे, तो इसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। जो पुराने रीति रिवाजों को मानता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स। नए एडवांसमेंट में न चले, पुरानी चीजों को मानता रहे, तो वही चीज उसमें, ठीक है। सो अब क्या था बताइए, लीक कर रहा है तो क्या करें? चलिए, तो इसका पहला रीजन है कि ज्यूज में हेट्रेड थी। बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, कितना करना ज्यादा करना। चलिए, सो उसको उसने प्रमोट किया। चलिए, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, they had been stereotyped as killer of Christ and asserters, that is asserters, जो उनके फॉलोवर्स थे क्राइस्ट उनको मारा था। सिर्फ जूस ही नहीं, जीसस क्राइस्ट ही नहीं क्रूसीफाई किए गए थे, उनके और भी जो उत्तराधिकारी थे या फॉलोवर्स थे, उन तीन लोगों को क्रूसीफाई किया गया था। अब स्टीरियोटाइप का मतलब मैं समझ लूं, मतलब कि वो मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप वो सोचते थे क्या लिखा, अंधविश्वासी है। तो स्टीरियोटाइप स्टीरियोटाइप इसका मतलब है रूढ़िवादी, ठीक है, नो न्यू थिंकिंग, ओल्ड थॉट्स। इवन अभी भी तुम कभी भी देखोगे तो जूस बहुत पिक्यूलियर है। जूस अभी भी जो होते हैं ना इजरायली लोग, बहुत लड़ाका है, बहुत ब्रेनी है, लेकिन उनके रहने ठहने का स्टाइल देख लो, अभी भी वो बदला नहीं है, वो बहुत पुरानी तरीके से रहते हैं। इवन अपने घर घर में शादी करते हैं वो लोग, जूस का अलग है बिल्कुल रहने। तो लोग उन पे हंसी उड़ाते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब है रूढ़िवादी है। समझ में आ गई बात कि नहीं? ऐसे लोग बहुत ज्यादा उनके ऊपर कमेंट आता है वर्ड से, लेकिन ऐसे ही। नाउ आप नेट में देख लेना लिविंग स्टाइल ऑफ ज्यूस, तो आपको मिल जाएगा कि किस तरीके के लोग। ओके, पारसी ईरानियन होते हैं। ईरान पर्सिया एक देश था हमारे देश के, और उसका इतना अच्छा रिच कल्चर था। और फिर उसके बाद जब वहाँ पर ईरानियंस आए ना, शिया लोग, उन्होंने 95% पर्शियंस को मार डाला, और हमारे देश ने 10,000 पारसी लोगों को शरण दी। उनमें टाटा और बिरला वही पारसी हैं जिन्होंने अपनी टीम खड़ी की थी। जैसे तुमने आमिर खान की मूवी देखी ना, वो पर्शियंस थे, जो सूरा भाई और ऐसे करके बहुत मेन जो हमारे क्रिकेट की शुरुआती इंडियन टीम थी वो पर्शियंस की थी। अभी भी पारसी सबसे ज़्यादा अमीर है हमारे देश में, और वो लोग अपने छत पे शव रख देते हैं, उसको ईगल्स खाते हैं, उनका एक अलग ही रिवाज है। अब ईरान में ज़्यादा पर्शियंस बचे नहीं हैं। इंडिया में जो 10,000 थे वो भी ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो बहुत गिने चुने लोग शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। इवन दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इन इंडिया, बहुत ज़्यादा नहीं।
गिने चुने परिवार, और इनके जो प्रॉफिट थे वो ज़रथुस्त्र थे। सही है, एक प्रॉफिट इनके भी थे। मतलब अब सबके पैगंबर होते ना जो पैगाम लाते हैं, जैसे मैं कहूँ कि पैगाम किसके लाए? प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद इस्लाम का पैगाम लाए, और इनके प्रॉफिट कौन थे? ज़रथुस्त्र। वो कुछ ना कुछ तो प्रीचर्स होंगे ना। जैसे गुरु नानक जी किसके थे बताओ? सिखों के थे। महावीर स्वामी किसके थे? जैन के थे। और महात्मा बुद्ध किसके थे? वो बुद्ध के थे। ऐसी तरीके से जीसस क्राइस्ट उनके थे। मोसेस किसके थे? मूसा ज्यूस के थे, जिनके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। दैट इज ज्यूस, मोसेस, मूसा, हजरत मूसा, ठीक है। वो प्रकृति की पूजा करवाते थे, और इनके ज़रथुस्त्र। इंडिया में कोई ऐसा प्रॉफिट हुआ नहीं है, क्योंकि सब बहुत पहले का, ऋषि मुनि तक तो हम लोग जानते हैं, उनके पहले कौन था ये जानते ही नहीं। हमें अपना 5000 साल से पहले का इतिहास ही नहीं पता। और बाकी के धर्म 2100 ईयर्स के अंदर अंदर आए, ठीक है। हम तो सर हजारों की पूजा करते हैं बहुत है, तो हमें ये नहीं मालूम। हम इंडिया जो सनातन धर्म में कोई प्रॉफिट नहीं माना जाता है कि किसने इसकी स्थापना की। अगर कोई पूछेगा हिंदू धर्म की किसने स्थापना की, तो नहीं है इसका नील, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मालूम ही नहीं है, 5000 साल के पहले का इतिहास ही नहीं मालूम। अब आगे देखो, तो तुम्हें ये पता चल गया कि ज्यूज वर कंसीडर्ड स्टीरियोटाइप। ज्यूज कैसे माने जाते थे? इसी में इंपॉर्टेंट लिखो, ज्यूज को क्या माना जाता था? स्टीरियोटाइप, यानी रूढ़िवादी। उनका पिक्यूलियर लिविंग स्टाइल था। सो ज्यूज वर कंसीडर्ड स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का क्या मतलब है? ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी। वो लोग घंटों, उनकी जो वेस्टर्न वॉल है ना, वहां पर जेरूसलम में, बस वहां खड़े होके बहुत सारे कुछ पढ़ते रहते हैं उनकी उस हाँ, एक वॉल बची रह गई है। उनका जो अपना मंदिर था, जो भी था, बाकी सब तोड़ दी गई पुराने, उसी वॉल पे वो करते हैं सब कुछ। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है? नाजी नेवर यूज्ड द वर्ड किल और मर्डर। अगर उन्होंने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ये बोला होता कि टू किल, तो लोग समझ लेते तो गलत काम हो रहा। उन्होंने यूज क्या किया? परमानेंट सोल्यूशन। ऐसे ऐसे स्किलफुल वर्ड, चतुराई भरे यूज किए। नाजी नेवर यूज्ड द वर्ड, जिससे दुनिया को पता ही न चल पाए, यूज्ड द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके जो और सिनोनिम्स थे वो इस्तेमाल किए गए। जैसे कि मास किलिंग को उन्होंने क्या कहा? स्पेशल ट्रीटमेंट। मास किलिंग वाज सेड एज स्पेशल ट्रीटमेंट। ऐसे ही फाइनल सोल्यूशन यूथनेशिया फॉर डिसेबल्ड, ठीक है, फाइनल सोल्यूशन। और जो उनके जर्मन लोग मारे गए उनको बोला गया यूथनेशिया, बिना कष्ट के मृत्यु। फॉर डिसेबल्ड, फॉर किलिंग डिसेबल्ड को उन्होंने क्या कहा? यूथनेशिया। और उसके लिए उन्होंने क्या किया? जहरीले चैम्बर में छोड़ दिया कि आराम से तुम्हारी चेतना खत्म हो जाएगी, मर जाओगे। यूथनेशिया, बिना कष्ट के मृत्यु। ये यूज किया गया। एंड ऑल्सो दैट इज डिसइंफेक्शन। जैसे कीड़े को नहीं मारा जाता है, तो ऐसे कहा जाता था कि हम सोसाइटी को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड से डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो उन्होंने वो सारे वर्ड यूज किए।
Now, also they used disinfection areas, and उन्होंने ऐसा भी काम किया. Jews were deported to disinfection area from where they were routed to bathrooms with fake showers. ऐसे बाथरूम में भेजा गया जिसमें झूठे शावर्स लगे थे, लेकिन उसे ऑन करते ही जहरीली गैस आने लगी. So Jews were routed to The concentration camp. हाँ डिसइंफेक्शन एरिया. वही कंसंट्रेशन कैंप है, इन्फेक्शन एरिया. देयर वर बाथरूम्स with fake showers. Media was carefully used to win the support for the regime. मीडिया उसके अंदर में आ चुकी थी. So there was censorship on media. यानी वो जैसे चाहता था मीडिया को इस्तेमाल कर सकता था. It was carefully used to win the support of regime. Media was carefully used to win support of people. ये दिखाया जाता था कि हिटलर ने बहुत अच्छा किया, आज ये बनवाया, चाहे कुछ किया भी ना हो, लेकिन लोगों को ऐसे दिखा ये जीत लिया, वो जीत गया, बड़ा वीर है, तो लोग पॉपुलर हो गया. Nazi idea were spread through visual images, film, radio, posters. अगर आप देखेंगे तो सिर्फ किलिंग जैसे क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट में अर्लियर और किलिंग और फिर किलिंग या फिर क्रूसीफाइंग, क्रूस पे चढ़ा दिया, तो उनको क्रूसीफाई किया था. अब देखिए Nazi video for popularizing Hitler. Nazi video for popularizing Hitler. Hitler time video of Volkswagen promotion. Hitler time video of Volkswagen promotion. उस समय की देखो कार थी, Adolf Hitler founded Volkswagen. ऐसे ही ये अपने को दिखाता था कि इसमें ये Volkswagen कार थी, फिर वर्ल्ड वाइड चलने लगी. Owned a car, while 30% of Americans had their own motorized vehicle. So he did two things. He hired Ferdinand Porsche, the founder of Porsche. So ऐसे ऐसे उसने वीडियो दिखाए पॉपुलराइज करने के लिए कि हिटलर ही सेवियर है. जैसे नहीं होता लास्ट में हिटलर दिखा दिया, बेटा दिखा दिया, ऐसे. तो ऐसे पुरानी जब आप ऐड देखोगे तो ओल्ड एड ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ जर्मनी कंटेनिंग हिटलर, लास्ट में हिटलर को भगवान की तरह दिखा दिया, उससे प्रकाश है. हाँ हर और हिटलर कुछ नहीं कहता था. हिटलर ही तो कि हिटलर ही जो कर पाएगा वही अच्छा, कर पाएगा. हिटलर ही कर रहा है. हाँ, कि वो ऐसी सेंसरशिप उसने लगा दी थी, तुम मुझे भगवान दिखाओ. तो जब तुम्हें वो भगवान सब लोग देख रहे हैं तो फिर क्या हो सकता है. किसी के ऐड के पीछे हिटलर. सेंसरशिप थी. अगर कोई भी चीज होगी तो वो हिटलर को ही फेम करेगी हर चीज. ये चीज, तो इस चीज को क्या कहेंगे? दैट इज नाजी प्रोपेगेंडा. उस समय क्या था कि उसने मीडिया को यूज किया. लिखा है आपके बुक में, लिखा हुआ है कि बाय विजुअल इमेजेस, फिल्म, बहुत सारे ऐसे बने हुए भी हैं बुक में, बने हुए चित्र कि उसमें खुद को बैठा हुआ दिखा है. फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, slogans and leaflets. That is the image of Jews was stereotyped, abused. And Volkswagen का बना हुआ है ना चित्र तुम्हारे में, तो उसमें क्या दिखाया गया है? ऐसा कुछ बनाया है कि नहीं? दो आदमी
ये तो उन्हीं का ही था। दैट इज सच पोस्टर दैट द ओइंग ए कार वाज नो लॉन्गर, ऐसे ही दिखाया गया है। तो उसी टाइम पे ऐसा होता था। अब अगला देखिए, नेक्स्ट इज रूटेड टू, उनको कहाँ रूट कर दिया गया था? टू डिसइंफेक्शन एरिया। जैसे तुम अपने आप फिनिट का वार कीड़ों की मार स्प्रे करते हो, कीड़े मर जाते हैं, उसको कहते हैं हमने घर में सारा इन्फेक्शन हटा दिया, डिसइंफेक्ट कर दिया, कीड़ों को मार दिया। तो ज्यूस को मारने का मतलब था डिसइंफेक्शन। हम अपने घर से कीड़ों को, पेस्ट को मार रहे हैं। इन्फेक्शन और डिसइंफेक्शन, उन्हें मार दिया, तो वायरस को मार दिया। वेयर इन बाथरूम्स फेक शावर्स वर इंस्टॉल्ड। और उसने क्या किया? नेक्स्ट इज मीडिया वाज अंडर सेंसरशिप। He used, सब कुछ उसने किया, मीडिया, वीडियो फिल्म्स, विजुअल इमेजेस, वीडियो फिल्म्स, विजुअल इमेजेस, किसके लिए? टू, और जो भी कर सकता था, रेडियो को भी, टू प्रोजेक्ट ज्यूज स्टीरियोटाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसने ये बताया कि ज्यूस जो होते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं, पुराने ख्यालों के। स्टीरियोटाइप का क्या मतलब होता है? पुराने ख्याल। टू प्रोजेक्ट ज्यूस एज स्टीरियोटाइप, जिससे उसको मदद मिली अपना प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाने में। रूढ़िवादी बताया। ओके, they were openly mocked, abused and described as vermin. उनको कीड़े मकोड़े और पेस्ट कहा। Jews were mocked। सर हिटलर ने सिर्फ ज्यूस को थोड़ी मारा। किसको? हिटलर ने सिर्फ ज्यूस को थोड़ी मारा। मोस्टली ज्यूस को ही उसने मारा, और उसके अलावा पॉलिश को भी मारा थोड़े बहुत। उतना उनका 6 million किसको? 6 मिलियन उनकी कोई संख्या थी? Yes sir, 200,000 gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered. ये तो कितना है? 2 मिलियन है। और पॉलिश को कितना मारा है? 1 million. तो लगभग इसका आधा पॉलिश को मारे। पॉलिश का पूरा खाली करके वहीं उसने कंसंट्रेशन कैंप बना दिए। 10 lakh Polish. 10 लाख? 1 million. 1 मिलियन हो गया। और ये इस पे 20 लाख कह रहा है ना? 6 मिलियन, ये तो 60 लाख हो गया। 2 लाख सबसे ज्यादा ज्यूज मारेंगे, फिर 2 लाख 1 लाख है। 60 लाख ज्यूज हैं, फिर 2 लाख दूसरे हैं। आगे देखो, इन ज्यूस को तो इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी में जो उनको किया। ज्यूस से उसको चिढ़ थी ज्यादा, तो उसके वजह से उसने उनको मारा। सभी को ये सुपीरियरिटी ऑफ रेसिज्म है, कोई नहीं बचेगा, इसलिए मारा। ठीक है, आप उग्रवादी क्यों बनते हैं? सूरा अल निसा की आयत संख्या 5 पढ़ो, उसमें लिखा है कुरान में कि कहीं पर भी नॉन मुस्लिम मिले तो उसको छुप के या धोखे से मार दो, तुमको जन्नत मिलेगी। और जो उसे पढ़ेगा कुरान को, श्रद्धा रखेगा, तो वो धोखे से मारेगा, कहेगा मैं तो अपने कुरान का काम कर रहा हूँ, मैं तो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ, मुझे तुमसे क्या। उसके मन में फिर कोई पछतावा नहीं रहेगा, वो फांसी पे भी चढ़ जाएगा। इसी से तो टेररिस्ट बन रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं कुरान में सही क्या पढ़ना है, गलत क्या पढ़ना है। वो गलत आयत पढ़ गए तो टेररिस्ट बन गए। जिसने सही पढ़ ली वो सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे बचपन से,
उन्होंने सोचा कि सब सही है कुरान, तो सब सही मानोगे तब तो टेररिस्ट बन जाओगे। उनको वही पसंद आती क्योंकि कत्ल में तो मजा है। अच्छा है ऋषभ। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये क्यों पढ़ रहा है, वो भी कुरान के फॉलोवर है, लेकिन उन्होंने गलत पढ़ लिया। वो ऐसी ऐसी सूरा पढ़ रहे हैं कि जो बहुत खतरनाक है। सूरा निसा आयत संख्या 5 पढ़ के चले गए। देखो सब बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े, इतने विजडम होकर भी जहां हम लोग का लेवल नहीं है वहां पहुंच के भी कैसी सोच है। तो ऐसे ही हिटलर की सोच थी, तो उसने सबको मारा कि उसने भी यही सोचा कि और किसी को जीने का हक नहीं। सर वो थर्ड पॉइंट में अंडर क्या लिखा क्या है? अंडर क्या लिखा है? दैट इज अंडर सेंसरशिप, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। कोई भी चीज बिना हिटलर की मर्जी के पब्लिश हो सकती है? नहीं हो सकती। अब देखो नेक्स्ट इज, उसने प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज। ऐसा ही नहीं, उसने फिल्म बनवा दी, were made to create hatred against Jews। तो उसने वो सब किया जिससे कि ज्यूज को एलिमिनेट किया जा सके। नेक्स्ट इज, he has shown that Jews with grown beards wearing caftans, उसने दिखाया ज्यूज को, कैसा दिखाया कि इनकी ग्रोन बियर्ड है और वो बहुत छोटी टोपी पहनते हैं, कैफ्टन्स, ऐसा उसने दिखाया ज्यूज को। और ये भी दिखाया कि ये जो ज्यूज हैं ये मोटे पेट वाले हैं और ये बैठे हुए हैं बहुत पैसे पर। तो ये सब, और ऐसा दिखाया कि उनकी जो नाक है वो पकौड़े जैसी है। ये सारे वर्ड्स 6 टाइप्स नाक ऐसी होती नहीं नाक, ये ज्यूस की नाक होती है। और बोली हमारी नाक ऐसी है। 2 तरीके की नाक होती है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, तो उसने उनकी कॉन्वेक्स बनवाई। नाउ अब उसने क्या किया, ज्यूज वर शोन विथ फ्लोइंग बियर्ड्स। ज्यूज को कैसा दिखाया, ऐसे होते भी हैं बहुत। ज्यूज वर शोन विथ फ्लोइंग बियर्ड्स, जबकि जर्मन क्लीन शेव्ड रहते थे, खुद हिटलर भी रहता था, तो इनकी फ्लोइंग बियर्ड थी। हाउएवर इन रियलिटी द ज्यूज कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड फ्रॉम जर्मन्स। वो दोनों एक जैसे दिखते थे, लेकिन उसने ऐसा दिखाया। ठीक है, दे वर नॉट लाइक दैट इन रियलिटी। Jews were said as rats। उन्हें और क्या कहा गया, rats, rodents and vermins। pests, कीड़े मकोड़े कहा गया, जो जमीन के अंदर रहते हैं। Even children were taught to hate Jews। Now, this propaganda worked in mind। इस प्रोपेगेंडा ने क्या किया, इट हैज ब्रेन वॉश्ड द माइंड ऑफ जर्मन पीपल एंड इट हेल्प हिम टू यूज दिस प्रोपेगेंडा टू किल ज्यूज। तो यही प्रोपेगेंडा। सो दिस प्रोपेगेंडा हेल्प हिम टू एलिमिनेट 6 million Jews।
कब से कब तक? फ्रॉम 1939 to 1945, जब तक कि मई तक, जब तक मित्र राष्ट्र नहीं आ गए थे तब तक वो मार रहा था ज्यूस को। उसने वो जारी रखा था कि आखिरी ज्यूस को मार रहा है। एक्सप्लेन व्हाट रोल वुमेन हैज नाजी सोसाइटी। वुमेन का क्या रोल था नाजी सोसाइटी? जैसे हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा, उन्होंने बहुत रिवॉल्यूशन में योगदान दिया था कि नहीं, और साथ में औरतों के अधिकारों के लिए भी लड़ी थी। लेकिन क्या ऐसा नाजी सोसाइटी में तुम्हें लगता है वुमेन ने किया हुआ कुछ? है? कुछ नहीं किया। तो वो करती क्या थी? क्या वो सोने के और चांदी के और ब्रॉन्ज के बिल्ले लगाए घूमा करती थी? So describe the role of women in Nazi society. Now, question number 5. The role of women in Nazi society. फिफ्थ क्वेश्चन है, ये अलग से भी ऐसे ही लिख के आता है। वुमेन हैड ए लिमिटेड रोल इन नाजी सोसाइटी। वुमेन को ज्यादा रोल नहीं था। Now, they were considered radically different from men. ये नहीं मानता था हिटलर की औरत आदमी बराबर है। They were considered, उनको ये माना जाता था radically different from men. मैन से अलग माना जाता था, क्योंकि ऐसा उनका जेनेटिक मेकअप था। तो बॉयज को एग्रेसिव हो सकते हैं, वुमेन को माना जाता था कि उन्हें मॉडेस्ट होना है। तो ऑन वन हैंड बॉयज वर taught to be aggressive and steel hearted. अगर बॉयज वहां रोता था तो वो अच्छा नहीं माना जाता था, हार्टेड। लेकिन गर्ल्स से क्या उम्मीद की जाती थी? बट गर्ल्स वर टोल्ड टू बी गुड मदर्स एंड कंपैशनेट। बट गर्ल्स वर टोल्ड टू बी गुड मदर एंड रियल प्योर ब्लडेड नॉर्डिक आर्यंस। रियल का मतलब पालना होता है, प्योर ब्लडेड नॉर्डिक आर्यंस। तो ऐसा ऐसा किया जाता था। दे हैड टू डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूस एंड दे हैड टू डिस्टेंस, उन्हें ज्यूस से नहीं मिलना जुलना दिया जाता था। themselves from Jews and look after the home, साथ में घर की देखभाल करें, and give good values, Nazi value to their children and teach Nazi values to their children. तो फीमेल से ये सारी एक्सपेक्टेशन थी। Now they were the torch bearers of Asian culture and race. उन्हीं को माना जाता था इनके हाथ में मशाल है। अब हम आगे देखते हैं
फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नाजी जर्मनी में किसमें आप गर्ल्स की सिचुएशन बेटर मानते हैं? बोलो बोलो। लुक आफ्टर के बाद लुक आफ्टर द होम, look after the home and teach Nazi values to their children. French Revolution में तो women in both society, देखिए जो women है in both society, French Revolution and Nazi Germany, in France French Revolution में जब वो थी एंड नाजी जर्मनी वर अनप्रिविलेज्ड, उनको कुछ ज्यादा अधिकार नहीं थे, अनप्रिविलेज्ड। तो बहुत सीमित अधिकार थे। They both were deprived of political rights. They had no freedom to choose their life partners. They had no freedom to choose their life partner. French Revolution तो मिल गया था। बहुत आगे मिला, हमारे से भी बात। इवन हमने 1947 में दे दिया, उन्होंने 1980 में दिया। 40 मिला है। अच्छा, इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट, पेज नंबर 19 में लास्ट लाइन लिखी है। तो 1946 में फ्रेंच फीमेल को भी मिल गया। अब आगे देखें, इन नाजी जर्मनी, तो रिवॉल्यूशन के टाइम पे तो नहीं था ना, सो बोथ हैव नो पॉलिटिकल राइट। इन बोथ ईरा they do not have political rights. तो ये सारे थे। इसके अलावा they had no access to education. अगर हम access to education की बात करें तो बहुत कम है, 14 साल तक लड़कियां पढ़ती थी, इसमें भी घर पे बैठ जाती थी, उनके बाद कोई एजुकेशन नहीं थी। Their role is limited. They had no access to education. इसके अलावा they were active participants. ये भी कहा जा सकता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो वुमेन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की। लेकिन नाजी जर्मनी में औरतों ने ऐसा कुछ किया क्या? उन्होंने तो लड़ाई भी नहीं की। इसका मतलब है वो उतनी भी पावरफुल नहीं थी कि अपने लिए लड़ सके। नाउ तो इसमें क्वेश्चन दिया गया कंपेयर करने को, दोनों को। इस क्वेश्चन में दोनों है एंड कंपेयर इट विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन है। इट विद, तो इसीलिए हम लोग कंपेयर करना है। सो वुमेन पार्टिसिपेटेड, अब यहां हमने बताया बोथ सोसाइटी, एक और पॉइंट। सो वुमेन पार्टिसिपेटेड इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इसी तरीके से ओलंपी डी गॉर्जस का नाम आप जानते हो, वहां की एक लेडी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, उसने बहुत पत्रिका निकाली, पेपर पॉम्पलेट छापे। जैसे और रिवॉल्यूशन, जैसे रूसो था, मोंटेस्क्यू था, जॉन पॉल मारत था, वैसे ही ओलंपी डी गॉर्जस का भी चित्र शुरू में आपने बनाया। द लाइफ ऑफ, कौन सा लिखा था, देखो किस पेज पे है ये, पेज नंबर 19 में लिखा है, उसी में लिखा है, उसी में ही लिखा हुआ है। That is the life of revolutionary woman Olympie de Gouges. So French women participated in French Revolution. They opened club. उन्होंने क्लब बनाए and debated for their rights. For their rights. But such
ऐसा कुछ भी नहीं था, बट नाजी वुमेन हैड नो सच फ्रीडम। नाजी वुमेन को ऐसी कोई फ्रीडम नहीं थी। सर जो जीवित वुमेन थी उनको भी मारा जाता। ये देखना पड़ेगा जूस वुमेन का क्या किया गया। सर जो हाँ? मारा मार गया सर। गया। जो उनके तरह के बच्चे What Hitler had done to Jews women? बाल काट के क्या किया था? What उनके Hitler had बाल done to काट के Jews मुंह women? काला करके शहर में घुमाते थे। ऐसे करते थे। हाँ, ऐसा तरीके से ये देखना What Hitler had done to Jews women? कुछ लिखा है तो बताओ। यस नाजी का वो मदरहुड वाले में आना What Hitler? चलो। इतना है कि उस समय उनको कोई ज्यादा राइट्स नहीं थे। What Hitler had done to Jews women? सिस्टमैटिक जीनोसाइड, उनको भी मारा गया। ठीक है, वो बस उसका यही था कि ज्यूज वुमेन भी उनके यहाँ प्योर रेसिज्म को खत्म कर देंगे। अगर उनसे भी शादी करेगा तो क्या होगा, वही चीज की गई है। चलिए, सो इसलिए नाजी वुमेन हैड नो सच राइट्स, उनको ऐसे कोई अधिकार नहीं। एंड नाजी वुमेन were called the torch bearers. सर ये लिखा हुआ है क्या 68 क्या लिखा है? Paraded through the town and shaved heads। अच्छा, अगर कोई उन्हीं की अपनी जो लेडी होती थी उसी का सर गंजा कर देता, ज्यूज वुमेन का नहीं करता था। अगर जो उनकी लेडीज है और किसी ने ज्यूज के साथ कांटेक्ट किया तो उसका सर गंजा करके सड़क पे घुमाया जाता अपनी लेडी। तो ये भी कोई पॉइंट। नाजी वुमेन वर कॉल्ड, वो लाइन पढ़ो जिसमें कितने बच्चों को जन्म देने पे कितना प्राइस है, वो वाली लाइन पढ़ो तो वो लिख रहे हैं। वर कॉल्ड द टॉर्च बियरर्स। to encourage women to produce many children, other crosses were awarded. ऐसा था ना? Yes, a brown cross were given for 4 children, silver for 6 and gold for 8 of them. ठीक है, वो टॉर्च बियरर्स ऑफ प्योर आर्यन रेस। The women who produce more child more children were awarded bronze for 4 children, silver medal for bronze cross दिया जाता है for 6 children and gold cross for 8 and more children. इस तरीके से एक और क्वेश्चन, इसका कुछ पॉइंट लिखा दें। 6 In what way Nazi states seek to establish total control over people? कैसे उसने टोटल कंट्रोल किया? क्या उसने गस्टैपो लगाया, सीक्रेट पुलिस लगाई, क्या किया कि कोई उसके खिलाफ जा ही नहीं सका? In what ways did नाजी सीक यानी प्राप्त किया टोटल कंट्रोल ओवर पीपल?
अगर ऐसा तुमको कुछ देखना है तो फिर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बारे में अपने पापा से पूछना हो सकता है। वो बिल्कुल वैसे का वैसा कुछ चित्र यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगा। दैट इज, उनको यहाँ की आयरन लेडी कहा जाता है। नाजी स्टेट केम इनटू बीइंग अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर। तो नाजी स्टेट कब पावर में आया? केम इनटू बीइंग, यानी ये प्रकाश में आया, इनटू एग्जिस्टेंस, अंडर लीडरशिप ऑफ हिटलर ऑन 30th जनवरी 1933 में। जब हिटलर वहां का डिक्टेटर बना तो लोग 1 महीने बाद उसने पावर भी ले ली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल्स वर dismantled. He had taken power in stepwise manner. धीरे धीरे उसने काम किया, एक साथ नहीं कि सब पावर चाहिए, स्टेप वाइज मैनर। सबसे पहले तो उसने क्या किया? ही डिसमेंटल्ड द फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेसी। कि कभी चुनाव ही नहीं होंगे, ऐसा उसने कर दिया। सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, जो भी था सस्पेंडेड फॉर इनफाइनाइट पीरियड। सिविक नागरिकों के अधिकार छीन लिए, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस का भी छीन लिया, एंड असेंबली, कहीं इकट्ठा भी नहीं हो सकते थे लोग, वर सस्पेंडेड फॉर इनफाइनाइट टाइम। These were granted by Weimar Republic but taken by Hitler. Then he started the repressions of communists, which was too severe. जो लोग कम्युनिस्ट लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं ना, कि अरे हमारे अधिकार, कम्युनिस्ट वो होता है जो क्या होता है? कम्यून। और इसने कम्युनिटी तो बंद कर दी, असेंबली बंद कर दी। जो ग्रुप में रहते हैं, हड़ताल करते हैं, वर्कर्स की हड़ताल है, वो सब कम्युनिस्ट होते हैं। तो उसने क्या किया? ही स्टार्टेड रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट। इवन तुमको मालूम है जर्मन वर्कर पार्टी और वर्कर पार्टी को और ऑल पार्टी को बैन कर दिया। सो ही स्टार्टेड रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट। जिससे कोई वर्कर कुछ काम न कर सके। विच वॉज टू सीवियर, वो बहुत ज्यादा था। नेक्स्ट 3 मार्च को उसने क्या किया? एक नया काम। ऑन 3 मार्च ही पास्ड द इनेबलिंग एक्ट। Now all powers came in hand of बोलिए हिटलर। सारी शक्तियां उसके हाथ में आ गई। सो ही साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डेक्री। ही उसने पार्लियामेंट को अब साइडलाइन कर लिया, sidelined parliament and ruled by decree। इसका मतलब समझो, रूल बाय डेक्री का मतलब सारी पावर अब उसके हाथ में आ जाना। डेक्री का मतलब बताता हूं। रूल बाय डेक्री मीनिंग डायरेक्ट रूल। डेक्री का क्या मतलब होता है? जिसको किसी चीज की अप्रूवल ना हो, हिटलर ने बोल दिया तो होगा। डायरेक्ट रूल।
डायरेक्ट रूल विदाउट अप्रूवल ऑफ एनीबडी, कोई पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, ऐसा उसने कर दिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट नाजी पार्टी। उसने तो जो वहां की पार्लियामेंट उसको भी जलवा दिया था। दैट इज वीक स्टेट पार्लियामेंट। ट्रेड यूनियंस वर बैंड। The state has complete control over media, economics, army and judiciary. स्टेट का पूरा कंट्रोल हो गया। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, उसने और क्या किया? Special surveillance and gas report. यस, he appointed secret police and Gestapo, ऐसा उसने किया। इस वजह से उसने पूरा कंट्रोल कर Chalo.